हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पढ़ रहे थे हम इंडस्ट्रीज को। इसमें 28 नंबर क्वेश्चन थे, कंप्लीट कर लिया था। आज 29 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। स्टार्ट करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन से। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स शेयर किए जाते हैं। क्वेश्चन है, Which of the given statement is are correct with reference to the fertilizer industries in India? तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला है, इंडिया डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली अनयूजेबल पोटेशियम। सेकेंड है, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, केरला आर द इम्पोर्टेंट स्टेट्स विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर यूनिट्स कैन बी फाउंड इन प्राइवेट एज वेल एज कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। पहला स्टेटमेंट देखिए, इंडिया डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटेशियम। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के पास कॉमर्शियली यूज करने के लिए पोटेशियम का रिजर्व नहीं है। पोटेशियम पोटास जो होता है वो इंटायरली इंपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री में, और कोई कॉमर्शियली अवेलेबल रिजर्व नहीं है। तो पहला बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें कि गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, केरला इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, स्टेट्स हैं फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड द थर्ड इज फर्टिलाइजर यूनिट्स कैन बी फाउंड इन प्राइवेट एज वेल एज कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि पोटेशियम जो है वो हमारे इंडिया में उसका रिजर्व नहीं देखने को मिलता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री जो होता है वो एक्सटेंड हो गया अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या किया था हमने, हाई एल्ड वेराइटीज़ को यूज़ किया था, हाई एल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया था। और जिसको ज़रूरत थी क्या, प्रॉपर इरीगेशन के सिस्टम की ज़रूरत थी, और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए थी, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत थी, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसमें फर्टिलाइजर के यूज़ को बढ़ा दिया था, और इसी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर का जब डिमांड बढ़ने लगा तो अलग अलग स्टेट्स में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट भी होने लगा, जैसे कि आपका हो गया उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, गुजरात में। और फर्टिलाइजर यूनिट्स कैन बी फाउंड इन प्राइवेट एज वेल एज इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच ऑफ द गिव फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है, वो हमें बताना है। हुगली रीजन, कोल्हापुर, साउथ कन्नड़ा रीजन, गुजरात रीजन, विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन एंड दुर्ग, रायपुर रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है। तो यहाँ पर मेजर इंडस्ट्रियल जो रीजन नहीं है वो है आपका कोल्हापुर, साउथ कन्नड़ा रीजन और दुर्ग रायपुर रीजन। दुर्ग रायपुर आपको पता है ये कौन सा रीजन में पड़ता है, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में पड़ता है। हुगली रीजन मेजर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है, आपको पता है कोलकाता, हुगली में आपको क्या देखने को मिलता है, पोर्ट, इंपॉर्टेंट सेंटर होता है। गुजरात में भी आपको बहुत सारे पोर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये कांडला पोर्ट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का। एंड विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 5 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है इंडस्ट्रियल। तो कोल्हापुर, साउथ कन्नड़ा एंड दुर्ग रायपुर रीजन जो है वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है। बाकी मुंबई, पुणे, हुगली, बेंगलुरु, तमिलनाडु, गुजरात, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ एंड कोलम, तिरुवनंतपुरम रीजन आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन द 31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूट टेक्सटाइल लेड टू डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। सेकेंड है, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल एडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। थर्ड है, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग, लेदर एंड सिंथेटिक प्लास्टिक गुड्स आर द मेजर इंडस्ट्रीज। And the fourth is Mumbai high oil refinery and establishment of nuclear plants have provided a pool to this region। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहले भी अगर स्टेटमेंट देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जूट का जो
प्रोडक्शन है वो आपको कहाँ जूट कल्टीवेशन मेनली कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार वाले रीजन में, ठीक है। तो इसीलिए जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो हो जाता है वो हमारा इनकरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ ये जो रीज़न है वो जूट टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज का नहीं है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन कॉटन टेक्सटाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मुंबई, ठीक है। सेकेंड अगर देखिए ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल एडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही ओपनिंग हुआ स्वेज कैनाल का, स्वेज कैनाल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन जो होता है इजिप्ट का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका जो नॉर्दर्न पोर्ट है वो पोर्ट साइद है और सदर्न पोर्ट जो है वो पोर्ट स्वेज है। 1869 में इसको ओपन किया गया था और ये रिड्यूस करता है, क्या करता है, रिड्यूस करता है डिस्टेंस को यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने मैप नहीं देखा है तो एक बार आप मैप में भी चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हम अगर देखें, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग, लेदर, सिंथेटिक प्लास्टिक गुड्स आर द मेजर इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र जो है वो फेमस है किसके लिए, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग के लिए, लेदर एंड सिंथेटिक प्लास्टिक गुड्स के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। मुंबई हाई ऑयल रिफाइनरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट हैव प्रोवाइडेड अ पूल टू दिस रीजन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन एज अ डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन स्टार्टेड विद द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई। मुंबई विथ कॉटन हिंटरलैंड एंड मोस्ट क्लाइमेट, आपको पता होना चाहिए मोस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। और इसीलिए वैसे तो अब मतलब कॉटन का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो अब वैसे रीजन पे नहीं रहता है जहाँ पे ह्यूमिड प्रेजेंट हो, ह्यूमिड प्रेजेंट, क्योंकि आजकल इन्वेंशन हो गया किस चीज़ का, ह्यूमिडिफायर्स का, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हम ह्यूमिड को क्रिएट कर सकते हैं जो हेल्प करता है हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज में। 32 नंबर क्वेश्चन देख लें, पर नेचुरली जो है मुंबई का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जो कॉटन इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है। मुंबई आपको पता है कोस्टल रीजन में पड़ता है महाराष्ट्र के। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कोलकाता हावड़ा फॉर्म्स द कोर ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन। डेवलपमेंट ऑफ टी प्लांटेशन इन असम हैज लेड टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ this region. And the third is establishment of jute mill at Rishira in 1855 led to the development of this region in the initial period. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोलकाता हावड़ा फॉर्म करता है किस चीज़ को, कोर ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन। तो कोलकाता हावड़ा जो है रूट वो कोर ऑफ द इंडस्ट्रियल, एक तो आपको पता है हुगली रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है, उसके साथ ही हुगली रिवर के साथ आपको क्या देखा, हुगली रिवर तो एक तो वो पोर्टलेट सिस्टम प्रोवाइड करती है, ऊपर से आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं, कोल रीजन देखने को मिलता है। तो ये सब क्या हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, ऊपर से आपको लेबर देखने को मिलता है, लेबर इंटेंसिव रीजन भी है ये, जूट का प्रोडक्शन भी होता है, कोल, आयरन ओर, ये सब का रिजर्व भी देखने को मिलता है। और ये सब हेल्प करते हैं किस चीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है, पोर्ट अवेलेबिलिटी है, ये हेल्प करता है इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में। तो पहले बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें, डेवलपमेंट ऑफ टी प्लांटेशन इन असम हैज़ लेड टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, बिल्कुल सही बात है कि असम में जो टी प्लांटेशन का डेवलपमेंट हुआ वो भी इसके इंडस्ट्रीज के मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहा है इस रीजन का। आपको बताना चाहिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कोलकाता है, ठीक है। और उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में 1953 के एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ तो आपको बताना चाहिए ना, स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं जिसका जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो किसी एक्ट के थ्रू हुआ है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको कहते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ हो, एंड
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं, जो जिसका मेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आप ध्यान में रखेंगे, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपका। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूट मिल एट रिसरा इन 1855 लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन इन द इनिशियल पीरियड। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दिस रीजन इज लोकेटेड अलोंग द हुगली रिवर एंड द कोलकाता हावड़ा रीजन फॉर्म्स द core of Hooghly industrial region. Development of tea plantation in Assam, northern hills of West Bengal contributed to the industrial development of this region. The establishment of first jute industry जो होता है, मिल जो होता है, वो 1855 में एस्टेब्लिश किया जाता है। 33rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज नॉट प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। तो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन के डेवलपमेंट में कौन सा जो फैक्टर है वो प्ले नहीं किया है रोल। Availability of cheap labor from Bihar and Uttar Pradesh, presence of Haldia refinery and opening of coal field of Damodar Valley, presence of Haldia refinery and opening of coal field of Damodar Valley. And the third is cultivation of indigo plantation and jute cultivation. फोर्थ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन दिस रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन के डेवलपमेंट में। तो पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फ्रॉम बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये पहले ही मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि किसी भी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में लेबर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश जो है इम्पोर्टेंट सोर्स हैं किसके लिए, चीप लेबर के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ से नज़दीक भी पड़ता है वेस्ट बंगाल, तो ये बहुत अच्छा रीजन, बहुत अच्छा कॉज है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। पहला बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ हाल्दिया रिफाइनरी एंड द ओपनिंग ऑफ कोल फील्ड ऑफ दामोदर वैली, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे एक तो हाल्दिया रिफाइनरी है और कोल फील्ड को भी ओपन कर दिया गया दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि दामोदर जो रिवर है वो पहले बंगाल की सौरो रिवर हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये अब बंगाल की सौरो रिवर नहीं है, और ये अब काफ़ी हेल्प करती है किसके, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में। कहाँ पे, बंगाल में। पता होना चाहिए बिहार की सौरो रिवर कौन सी है, तो वो है आपकी कोसी रिवर, ठीक है। थर्ड है कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो प्लांटेशन एंड जूट कल्टीवेशन। बिल्कुल इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंडिगो प्लांटेशन के बारे में 1859 का रिवोल्ट, 1859 का रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, बंगाल में, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट्स के नाम से जाना जाता है, और ये इंडिगो रिवोल्ट्स क्या था बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्यों हुआ था इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। एक इंडिगो रिवोल्ट्स बिहार में भी हुआ था, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं चंपारण मूवमेंट के 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा उसको एबॉलिश किया गया था। गांधी जी का ये पहले मूवमेंट था इंडिया में। एंड द जूट कल्टीवेशन, जूट आपको पता है जूट का मेन प्रोडक्शन रीजन कौन सा है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड बिहार वाला रीजन है। जूट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है, एलुवियल जो सॉइल होनी चाहिए वो न्यू एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल होनी चाहिए जूट के प्रोडक्शन में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर डी अगर देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन द रीजन, नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर रिगार्डिंग द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हैज नॉट प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। Establishment of nuclear reactor factor has played an important role in the development of Mumbai-Pune industrial region। तो मुंबई पुणे जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन हुगली इंडस्ट्रियल रीजन में इसका रोल नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल सेंटर्स सच एज बांसीबेरियम, बजबज, काकीनाडा, सामनगर, तीतागढ़, बेलूर, इट इज आर important industrial center of which of the following industrial region। बजबज क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो पोर्ट है कहाँ का है, वो है आपका वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन का है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन आर कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नैहाटी, काकीनाडा, सामनगर, तीतागढ़, शोडेपुर, बजबज, बिरला नगर, बंसबेरियम,
बेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर, इटीसी। ये सब जो है इंपॉर्टेंट कौन से रीजन पे पढ़ते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन पे, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन। तो बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, प्राइमरी फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन वाज द कोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नियर बाई कोल फील्ड। बात कर रहे हैं हम बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन की। कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर मोस्टली डेवलप अराउंड दिस रीजन। थर्ड है, द डेवलपमेंट ऑफ पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन 1932 हैज प्रोवाइडेड एन इम्पेटस टू दिस रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोल का यूज़ नहीं किया जाता है पावर प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाता है। हाइडल प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाता है पावर प्रोजेक्शन के लिए। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है कोल का प्रेजेंस होना। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर मोस्टली डेवलप अराउंड दिस रीजन, बिल्कुल सही बात है। आपको पता होना चाहिए ब्लैक सोयल इधर मिलता है, और ब्लैक सोयल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कॉटन के ग्रोथ के लिए। डेवलपमेंट ऑफ पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन 1932 हैज़ प्रोवाइडेड एन इम्पेटस टू दिस रीजन, बिल्कुल सही बात है। पाइकरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे पावर, और इसीलिए कोल जो है वो मेन सेक्टर नहीं है। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन के रिगार्डिंग, बिकॉज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू टेक रूट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग रीजन एरियाज इन बेंगलुरु चेन्नई। हमने देखा था कि चेन्नई जो है वो पहला रीजन है जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अलोंग कॉटन मिल्स लूम इंडस्ट्रीज स्प्रेड हुआ है यहाँ पे काफ़ी रैपिडली। इट्स डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और द क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट अगर देखिए, डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सेकेंड है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इज well developed around Gujarat industrial region due to the discovery of oil fields. Third है, it has advantage of both market as well as nearness to the raw material. Fourth है, establishment of Nhava Seva port has aided in the development of Gujarat industrial region. बताना है हमें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, पहले डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन एसोसिएटेड है किससे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से, बिल्कुल सही बात है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, अहमदाबाद को, ये आपको पता होना चाहिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। सेकेंड है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट रीजन है गुजरात जो इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑयल फील्ड्स देखने को मिलेगा। ऑयल फील्ड्स का इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र गुजरात वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये ऑयल फील्ड रीजन है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट हैज़ बोथ एडवांटेज ऑफ मार्केट एज वेल एज नियरेस्ट टू द रॉ मटेरियल। हमने देखा रॉ मटेरियल तो है ही, ऑयल फील्ड्स है इंपॉर्टेंट, कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, और मार्केट ऑब्वियसली मार्केट भी है, पोर्ट भी है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी हेल्प करता है। इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट है कांडला, कांडला जो पोर्ट है गुजरात का वो इंपॉर्टेंट पोर्ट है। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नहावा सेवा पोर्ट। नहावा सेवा पोर्ट जो है वो गुजरात का नहीं है, वो आपका महाराष्ट्र का पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, वो इसमें हेल्प नहीं किया है गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन के। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन बिकॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांडला पोर्ट हैज एडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन इज ऑल्सो एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 1860 से लोकेटेड इन कॉटन ग्रोइंग एरिया। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, इट एक्सटेंड्स ओवर झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। It is known as for the presence of heavy metallurgical industries, and the third is the main source of power in this region is the energy generated from nearby nuclear power plant. अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो छोटा नागपुर वाला इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ पे है, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें, इट इज नोन एज द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज।
ये भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है आपका कोल, साथ ही साथ आयरन और, ठीक है। तो ये सब हेल्प करते हैं किसके लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए। थर्ड अगर देखें, द मेन सोर्स ऑफ आयरन पावर इन दिस रीजन इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम नियर बाई न्यूक्लियर पावर प्लांट। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कोल जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है, साथ ही साथ में आपका कोल के साथ में कौन कौन सा है, वाटर है, यानी अभी हमने जस्ट देखा था दामोदर वैली कारपोरेशन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हाइड्रो पावर जनरेटेड पावर का, ठीक है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का रोल नहीं है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, बिकॉज छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन owes its development to the discovery of coal in the Damodar Valley. To meet the power requirement, thermal and hydroelectric plant have been constructed in the Damodar Valley. और मेन सोर्स ऑफ जो पावर है वो थर्मल है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम 38 को देखेंगे। थैंक यू सो मच।